स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके। तो ये मैं थोड़ा सा पोर्शन रिपीट कर रही हूँ। कल हमने जो सेंसरी और मोटर नर्व्स पढ़ा था, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि सेंसरी क्या है, असेंडिंग क्या है, एफरेंट क्या है, इफरेंट क्या है। तो इसको एक सहज भाव में याद करने के लिए एक छोटा सा ये पिक है। इसमें ध्यान रखिए आप कि जो सेंसरी नर्व्स हैं, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जाती हैं, उनको हम सेंसरी नर्व भी बोलते हैं, असेंडिंग नर्व भी बोलते हैं और एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। ये तीनों जो टर्म्स हैं, ये एक ही चीज के लिए हैं। इसी तरह से जो मोटर नर्व इंफॉर्मेशन ले जाती है, वो मोटर नर्व भी होती हैं। उन्हें डिसेंडिंग भी बोलते हैं और उन्हें इफरेंट भी बोलते हैं। अब इसको याद रखने का सबसे सरल तरीका जो है, आप इस वर्ड को याद रखें, सेम्ड। ठीक है? एस फॉर सेंसरी, ए फॉर असेंडिंग एंड एफरेंट, एम फॉर मोटर, ई फॉर इफरेंट और डी फॉर डिसेंडिंग। क्योंकि जब आप एग्जाम करने बैठते हैं तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि जो सेंसरी थी वो असेंडिंग थी या जो मोटर थी वो एफरेंट थी। तो वो एक क्लियर रखने के लिए आप सिर्फ एक इस वर्ड को याद रखें, सेम्ड। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे तो मैम आपको इसका ये दोबारा बता देंगे, SAMD का फुल फॉर्म? यस बिल्कुल। एस से सेंसरी, आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट कर लें, मैं यहाँ नोट करना भूल गई हूँ। सेंसरी नर्व, एस जो है उससे एस लिया गया है। ए से लिया गया है असेंडिंग या एफरेंट, दोनों के लिए ए है, असेंडिंग एंड एफरेंट। एम जो है वो मोटर नर्व, ई जो है वो इफरेंट नर्व और डी जो है डिसेंडिंग। तो आपको इससे एकदम क्लियर रहेगा कि जो सेंसरी नर्व्स हैं, उन्हीं को हम असेंडिंग भी कहते हैं, उन्हीं को एफरेंट भी कहते हैं, और जो मोटर नर्व है उन्हीं को हम डिसेंडिंग और इफरेंट कहते हैं। क्लियर हो गया ये सभी को? अब यहाँ पर देखिए, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ह्यूमंस का, उसका टीएस लिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ये पीछे का हिस्सा है, मतलब पीठ के पास वाला। ये सामने का, मतलब नाभि की तरफ या चेस्ट की तरफ वाला हिस्सा है। ये दोनों साइड हैं, लेफ्ट और राइट। और मोस्टली ये बीच में इस तरह से हॉलो होती है। मतलब इनको अगर हम सहज ढंग से समझना चाहें तो आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी फिंगर रिंग होती है, अंगूठी होती है, उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। और जो स्पाइनल कार्ड होता है वो बीच से होके जाता है। और स्पाइनल कार्ड में जैसे कि हम पूरी एक धागे में एक अंगूठियां जो हैं वो डालते जाएं, 33 फिंगर रिंग्स डालें, बिल्कुल वैसे ही इसका इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होता है। और वो जो धागा है उसको हम स्पाइनल कार्ड बोल सकते हैं। और जो हमने फिंगर रिंग्स डाली हुई हैं 33, उनको हम वर्टिब्रास बोल सकते हैं। तो उससे आप इसको कोरिलेट करेंगे तो आपको याद रखने में ये इजी होगा। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम ये याद कर लें कि जो सेंसरी होते हैं, नर्व्स होती हैं, उनका काम क्या होता है कि जैसे सपोज यहाँ पर एक ये ह्यूमन है, इसके एक थॉट आया कि उसको प्यास लगी है, पानी पीना है, उसके सामने ये ग्लास रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो प्यास की जो इसकी फीलिंग है, यहाँ से जो नर्व्स हैं वो इस सेंसेशन को या इस इंफॉर्मेशन को यहाँ ब्रेन या सीएनएस तक लेके जाएंगी। यहाँ से मोटर नर्व वापस हाथ के जो मसल्स हैं वहां तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगी। तो हाथ के मसल्स वर्किंग पोजीशन में एक्टिवेट होंगे और फिजिकल एनर्जी को रिलीज करेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी उंगलियों से ये हाथ हाथ से ग्लास को पकड़ेंगे और उसे मुंह तक ले जाएंगे और उस पानी को पिएंगे। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता है और सारे इंफॉर्मेशन टारगेट आर्गन से ब्रेन और ब्रेन से वापस टारगेट आर्गन तक ट्रांसफर होते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें से ब्रेन है और पूरा वर्टिब्रल कॉलम है।
और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइन को छोड़ दें यदि, तो ये सारे जो येलोइश पोर्शन दिख रहे हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें कुछ आप लोगों को बताया था कि मिक्स टाइप की भी नर्व होती हैं। तो ये मिक्स टाइप की जो नर्व होती हैं, इसमें आप अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखें, तो जो ब्लू कलर है वो सेंसरी नर्व फाइबर है और जो रेड कलर है वो मोटर है। तो इस नर्व में ये दोनों ही फाइबर पाए जाते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर भी और मोटर नर्व फाइबर भी। लेकिन यहाँ जहाँ पर ये जंक्शन होते हैं, तो ये दोनों एंड पर एक सेंसरी रहेगा, एक मोटर रहेगा। ऐसे दोनों तरफ रहेंगे। लेकिन जहाँ ये नर्व जंक्शन बनाती है, वहाँ से दोनों ब्लू मतलब दोनों सेंसरी जो फाइबर हैं वो एक साइड हो जाएँगे और वो ब्रेन तक उस मैसेज या इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएँगे, और रेड दोनों फाइबर जो हैं वो एक साइड हो जाएँगे, जो कि ब्रेन से उस मैसेज को वापस टारगेट ऑर्गन तक लेके जाएँगे। तो जो मिक्स्ड नर्व होती हैं वो इस तरह से फंक्शन करती हैं। अब जब पूरे हम नर्व्स देखते हैं तो इसमें 12 क्रेनियल नर्व्स मिलते हैं और 31 पेयर्स मिलते हैं स्पाइनल नर्व के। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं, इनमें ऑल्फैक्टरी नर्व्स सेंसरी है, ऑप्टिक नर्व सेंसरी है, ऑक्यूलोमोटर मोटर है, फिर ट्रोक्लियर मोटर है। तो इस तरह से इसमें आप देखें कि ये जो 12 पेयर हैं, इसमें से 3 तो सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं और बाकी मिक्स्ड हैं। तो इस तरह से ये पूरे 12 पेयर्स जो होते हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं। अब इसमें जो सेंसरी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये यहाँ पर डिफरेंट करके बताया है कि जो 3 हैं ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिकल और वेस्टिब्यूलो लोकेलियर, ये सेंसरी हैं। और मोटर नर्व 5 मोटर नर्व्स हैं और जो मिक्स्ड टाइप हैं वो 4 हैं। तो इस तरह से ये पूरी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी अगर हम जाते हैं तो 12 तो क्रेनियल नर्व्स हो गई और 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स का होता है। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, हमने आपको बताया था कि 33 वर्टिब्रास होते हैं जो कि मिला के स्पाइन को बनाते हैं। तो आप देखिए, अगर हर वर्टिब्रा के सेंटर से बीच से एक ये नर्व निकलती है, तो 33 वर्टिब्रा में 31 नर्व्स ही निकल पाएंगी, क्योंकि 2 वर्टिब्रा के बीच से निकलना है। तो ये जैसे ये 2 वर्टिब्रा का जहाँ भी जॉइंट्स है, वहाँ से ये नर्व निकलती हैं और ये नर्व पूरी जो है हाथ में और पैर में जाती हैं और वहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो कुछ इस तरह का फंक्शन होता है कि ये जो ऑल्फैक्टरी वर्ड जहाँ भी आएगा वो स्मेल से रिलेटेड है। ठीक है? और ऑक्यूलोमोटर मतलब आई मूवमेंट, आई जो हमारी आई बॉल मूवमेंट होती है वो है। तो इस तरह से सारी जो नर्व हैं वो क्रेनियल नर्व है, मतलब सिर के वाले भाग में रहती हैं और गर्दन से सिर तक के भाग में ही ये पूरे 12 पेयर जो नर्व्स के होते हैं वो पाए जाते हैं। और जो रेस्ट बॉडी के नीचे है, वहां पर ये जो स्पाइन नर्व होती हैं ये पाई जाती हैं और ये आगे जाके इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती हैं और पूरे हाथ में फिंगर के टिप तक और पूरे पैरों में टोज के टिप तक ये एक पूरा नेटवर्क बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो इसमें भी बहुत सारे नर्व होते हैं, जैसे क्रेनियल नर्व्स, वेगस नर्व मेन होती है। वेगस नर्व जो होती है ये बॉडी के ऐसी नर्व है जो कि बॉडी के सबसे बड़े हिस्से को कवर करती है। और एक यहाँ पर साइटिका नर्व होती है। ये नर्व वो है कि जो सबसे बड़ी नर्व है और सबसे मोटी नर्व है ह्यूमन बॉडी की। तो ये दो नर्व्स का अक्सर योग में इन दोनों का बहुत बार जिक्र आएगा। आप लोगों ने भी सुना भी होगा, वेगस एक्टिवेट करना या वेगस को रिलैक्स करना, इस टाइप के वर्ड बहुत यूज होंगे। तो ये
वेगस नर्व है, ये ब्रेन से शुरू होती है और लगभग एब्डोमेन रीजन तक को पूरा कवर करती है। और साइटिका जो है ये पैरों में होती है। तो इनका डिटेल हम थोड़ा और बाद में देखेंगे, अभी आप ये इतना ही समझ लीजिए। अब ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं, इसमें कुछ सेंसरी है, कुछ मोटर है, कुछ मिक्स है। तो इनको याद करना बड़ा मुश्किल काम है। और साथ ही 12 नर्व्स को, तो इनके लिए कुछ एक छोटा सा वो लिया हुआ है। ये तो एक चार्ट दिया है जिससे आप ये कर सकते हैं कि ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है और क्रेनियल नर्व्स हैं, उनमें ये सारे नर्व्स हैं, उनका ये टाइप कैसा है, वो किस जगह पर उनकी लोकेशन क्या है, और फोरामेंस उनके क्या हैं, वो कहाँ से निकलती हैं। लेकिन याद रखने के लिए ये एक बहुत अच्छा नॉमिनेंस होता है। ओनली वन ऑफ द टू एथलीट फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। अब यहाँ पर देखिए, ओनली से बना ऑल्फैक्टरी, वन से ऑप्टिक, ऑफ से ऑक्यूलोमोटर, द से ट्रोक्लियर, टू से ट्राइजिमिनल, एथलीट से। इस तरह से आप देखें कि हर से एक एक वर्ड बन रहा है। एब्डुसेंस से फेशियल, वेरी से वेस्टिब्यूल कोक्लियर, गुड से ग्लोसोफेरेंजियल, विक्टीरियस से वेगस, एंड से एसेसरीज, और हेल्दी से हाइपोग्लोसिया। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये जो पूरी 12 नर्व्स के नाम है वो याद रखने में आपके ये हेल्पफुल होगा। अब एक और इसी तरह का राइम्स दिया गया है। एंड ऑन ओल्ड ओलंपस towering top a French and German viewed a hawk। तो आपको जो भी सुटेबल हो उससे आप ये याद रख सकते हैं, या जो आपको ठीक लगे। अब हम आते हैं स्पाइनल नर्व पे। तो जब ये स्पाइनल नर्व्स चारों तरफ से निकलती हैं और एक जाल जैसा बनाती हैं, तो ये जो जाल जब ये बनाती हैं तो कई जगह पर ये एक प्लेक्स, एक जिसको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि तंत्रिकाओं का गुच्छा, एक नेटवर्क बना देती हैं नर्व्स का। तो ये जो प्लेक्सेस होते हैं, ये जो बहुत सारी बड़ी या छोटी नर्व मिलके एक ऐसे नेटवर्क के जैसे स्ट्रक्चर बना देती हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी में 5 प्लेक्सेस होते हैं। और ये प्लेक्सेस पढ़ना योग में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल सिर्फ योग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो प्लेक्सेस होते हैं, इनके पास ही चक्रास होते हैं और इनके पास ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो जो चक्रास की जब एक्टिवेशन होता है या उसके एनर्जी लो या हाई होते हैं, तो ये प्लेक्सेस भी इफेक्टेड होते हैं। अब ये 5 प्लेक्सेस कौन से हैं? सर्वाइकल है, ब्रोंकियल है, लंबर है, सैक्रल है और कॉक्सीजियल प्लेक्सेस है। ये पांचों प्लेक्सेस जो है वो स्पाइन पर ही रिलेटेड या स्पाइन पर ही रहते हैं। अब स्पाइन में हमने आपको बोला कि 31 पेयर्स जो हैं वो नर्व्स के निकलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? 8 पेयर सर्वाइकल नर्व्स के होते हैं, 12 पेयर थोरेसिक नर्व के होते हैं। स्पाइन का सबसे ऊपर जो वर्टिब्रा है उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। तो उनसे जो नर्व्स निकलते हैं वो पेयर क्या कहला गए? सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। उसके बाद थोरेसिक पाए जाते हैं 12, तो 12 थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स हो गए। फिर 5 लंबर्स होते हैं, तो 5 पेयर्स ऑफ लंबर हो गए। और जो सैक्रल होते हैं वो भी 5 होते हैं, तो वहां पर भी 5 पेयर सैक्रल हो गए। और एक कॉक्सीजियल स्पाइन होता है, तो एक पेयर कॉक्सिक स्पाइन हो गया। तो इस तरह से ये टोटल 31 जो पेयर होते हैं ये स्पाइन से नर्व्स के बाहर की ओर निकलते हैं और पूरी बॉडी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ये पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको और इजी वाले में बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से रहते हैं। नर्व ग्रुप क्या होता है? सबसे ऊपर होता है क्रेनियल नर्व, ये C1 से C8 मतलब 8 पेयर होते हैं।
ये C1 से शुरू होता है और 7वीं जो सर्वाइकल होती है, क्योंकि जो सर्वाइकल होते हैं वो 7 ही होते हैं, है ना? लेकिन उससे पेयर 8 निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर C8 बोला है, ये नर्व्स के नाम दिए हैं, राइट? फिर इसके बाद जो ये 12 थोरेसिक होते हैं, वहां से ये T1 से T12 तक थोरेसिक नर्व्स निकलते हैं। ये जो 5 लंबर्स होते हैं, यहाँ से L1 से L5, यहाँ से 5 पेयर नर्व्स निकलते हैं। सैक्रल S1 से S5 होते हैं, यहाँ से ये 5 पेयर्स निकलते हैं। और कॉक्सिजियल नर्व्स जो होती है वो सबसे नीचे टेलबोन से निकलती है। अब ये जो सारे नर्व्स हैं, ये मिलके फ्लेक्सेस कैसे बनाते हैं? जो सर्वाइकल के पास फ्लेक्स बनता है वो सर्वाइकल फ्लेक्स होता है, और ये C1 से C4 के जो नर्व होते हैं ये आपस में मिलके बनाते हैं। उसके जस्ट नीचे होता है ब्रंकियल प्लेक्सस, जो C5 से T1 तक के नर्व्स आपस में जुड़ के बनाते हैं नेटवर्क। थोरेसिक रीजन में कोई भी प्लेक्सस नहीं होता है। इसके बाद लंबर के जो L1 से L4 होते हैं, L5 इसमें ऐड नहीं है, इसको ध्यान रखिए। तो ये L4 तक के लंबर प्लेक्सस बनाते हैं। L4 के नीचे से जो मतलब L5 जो निकलती है, और S4 तक सैक्रल प्लेक्सस बनता है, और लास्ट का जो S5 होता है वहां पर कॉक्सिजियल प्लेक्सस बनता है। तो इस तरह से ये 5 प्लेक्सस होते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम कॉक्सिजियल के यहाँ देखें तो यहाँ पर मूलाधार चक्र होता है। सैक्रल प्लेक्सस के यहाँ देखें तो स्वादिष्ठान होता है। लंबर पर मणिपुर होता है। फिर हार्ट के पास जहां पर प्लेक्सस नहीं होता है, वहां पर ये होता है अनाहत, विशुद्धि चक्र, सर्वाइकल प्लेक्सस पर। लेकिन ये जो अनाहत चक्र होता है ये ब्रेंकियल प्लेक्सस के एकदम पास होता है, तो वो उसे इफेक्ट करता ही है। तो इस तरह से ये योग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लेक्सस इंपॉर्टेंट है। तो ये आप पांचों प्लेक्सस और ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनको आप याद रख सकते हैं। अब इसमें साइटिका के बारे में आप लोगों ने सबने बहुत सुना पड़ा होगा, इसलिए उसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने लिया हुआ है। तो इसमें देखिए, दो चीजें स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। एक तो स्लिप डिस्क बोलते हैं जिसको, या बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस, है ना? जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, तो ये दो टर्म्स जो हैं ये बहुत ही यूज होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, ये जो स्पाइन का एक स्ट्रक्चर बताया है, तो ये तो हड्डी है जो एक ऑरेंज कलर में है। दो बोन के बीच में एक इस तरह का कुशनी स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और ये सॉफ्ट टिश्यू का होता है। तो मोस्टली क्या होता है कि ये टिश्यू जो होता है ये जब फट जाता है या थोड़ा घिस जाता है, तो ये जो वर्टिब्रा है इसकी पोजीशन लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और उसी को स्लिप डिस्क बोलते हैं। यदि लंबर रीजन में हुई तो उसे लंबर स्लिप डिस्क बोलते हैं, थोरेसिक में हुई तो थोरेसिक। मोस्टली ये सबसे ज्यादा लंबर रीजन में पाई जाती है, क्योंकि जो लंबर रीजन की 5 वर्टिब्रा होती हैं उनके आसपास कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। और इसमें जो आपको एक येलो फिलामेंट टाइप के या फाइबर टाइप के दिख रहे हैं, ये स्पाइनल कार्ड है, जो कि ब्रेन से निकलकर पूरा ये नीचे तक जाती है। और ये जो खाली ये दिख रहे हैं ये वर्टिब्रा है, और ये उसके बीच में कुशनिंग है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। और जो साइटिका नर्व होती है, ये हमारे जो गर्डिल होती है जिसको हम बेल्ट लाइन के पास से शुरू होकर नीचे तक थाइस तक जाती है, जिसको हम पेल्विक कहते हैं। तो ये यहाँ देखिए, ये जस्ट एंड से, स्पाइन के एंड से ये साइटिका नर्व निकल रही है। और ये जो गर्डिल है, ये गर्डिल का शेप कैसे होता है? बिल्कुल जस्ट लाइक पेंटी, ठीक है? वैसे ही गर्डिल का शेप होता है, और ये उस गर्डिल के नीचे से जस्ट यहाँ से ये निकलती है, और हिप रीजन से होती हुई बैक से ये नी तक आती है। नी में ये इस तरह से कुछ ब्रांचेस बनाती है और पूरा हील के लास्ट पॉइंट तक आती है। ये बॉडी की सबसे मोटी और बड़ी नर्व है, ठीक है? तो क्या होता है कि जब ये जो बेल्ट लाइन होती है ये थोड़ी सी टिल्ट होती है, पोस्चर
डिफॉर्मेशन की वजह से। तो यहाँ पर ये जो पेल्विक होता है, ये इसको टच करने लगता है और जिससे साइटिका की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ज़्यादातर ज़्यादातर जगह यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके अलावा भी साइटिका के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे यदि वल्गिंग डिस्क बन जाती है, तो वो यहाँ अंदर ही साइटिका नर्व को इरिटेट करने लगती है। ये इसमें जैसे आपको ये दिख रहा है कि ये यहाँ पर साइटिका नर्व इरिटेट हो रही है। तो रीज़न उसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजर रीज़न ये माना जाता है कि बेल्ट लाइन अगर किसी की 180 डिग्री पर नहीं हो, तो वो साइटिका की प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। एक ये एनाटॉमिकल लिया है, तो इसमें देखिए ये L4 है, L5 है, S1, S2, S3 और ये साइटिका नर्व, ये आपको पीली जो मोटी सी दिख रही है, ये यहाँ से आ रही है, मतलब L5, S1, S2, S3 से। ये दिख रही है आपको, ये साइटिका नर्व L4 से लेके शुरू हुई है और S3 तक ये आई है और यहाँ से ये इसकी ब्रांचेस सारी मिलके एक मोटी नर्व बना रही है और फिर नीचे की ओर जा रही है। ये पेल्विक का एक हिस्सा है जिसको हमने पेल्विक गर्डिल बोला था। तो यहाँ से बिल्कुल देखिए आप, ये पेल्विक यहाँ से जस्ट टच हो रही है। तो अगर ये कुछ मिलीमीटर भी पेल्विक तिरछा हो जाता है, तो ये इसको यहाँ से ये इरिटेट करने लगती है। अब इसके बाद हम आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि आपको बताया था कि ये बॉडी का वो पार्ट होता है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। ह्यूमन के कंट्रोल से ये अबव होता है और ये जो फंक्शंस हैं ये बॉडी में ऑटोमेटिक होते रहते हैं, जैसे श्वास लेना या डाइजेशन या इसके अलावा और भी जो अंदर ट्रांसपोर्टेशन चलता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। और ये किसी भी मोस्टली इसमें किसी भी तरह के चेंजेस को भी कोई भी ह्यूमंस कर पाने में संभव नहीं होता है और ये न्यूरॉन्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सभी जगह पर फैला हुआ होता है। ये मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड में जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो इसको इसको कंट्रोल करते हैं और ये सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये कुछ इसमें चीज़ें जो होती हैं वो हम कंपेयर कर सकते हैं, तो उसको हम थोड़ा-सा आगे देखेंगे। और इस सिस्टम में भी आई थिंक इसमें शायद लिए नहीं है हमने, ऐसे ही बता देती हूँ। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें भी कुछ प्लेक्सेस बनते हैं, जैसे कि हमने अभी स्पाइनल कार्ड के प्लेक्सेस देखे थे। इसमें कौन-कौन से प्लेक्सेस होते हैं? इसमें होते हैं कार्डिक प्लेक्सेस, जो कि बिल्कुल हार्ट के पास रहता है और हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फिर सीलियक प्लेक्सस, ये जो सीलियक प्लेक्सस होता है, ये एक बहुत बड़ा प्लेक्स होता है और ये स्टमक के पास होता है और वहाँ से सारी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं डाइजेशन से रिलेटेड, उनको कंट्रोल करता है। फिर होता है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ये जो सीलियक प्लेक्सस होता है, स्टमक के पीछे, उसके नीचे अ, इसकी लोकेशन होती है और ये पेल्विक के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करता है। फिर एंटेरिक प्लेक्सिस, ये मिक्स्ड होता है, इसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों तरह के जो नर्व्स होते हैं वो होते हैं। फिर कैरोटिक प्लेक्सिस, ये गर्दन के आसपास और सर्वाइकल के आसपास पाया जाता है और वहां की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से इसमें भी 5 प्लेक्सेस पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए कि जब सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है,
तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो क्या होगा कि जो नेत्र हैं, वो खुल जाएँगे, अधिक उनके जो आइरिस होते हैं, वो अधिक खुल जाएँगे, लार ग्रंथियाँ एक्टिव हो जाएँगी और जितनी भी बकल कैविटी में म्यूकोसा है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। लंग्स, ब्रोंकाई ट्यूब्स एक्टिवेट हो जाएँगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, लिवर का फंक्शन तेज़ हो जाएँगे, स्टमक, पैनक्रियाज़ और ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये बढ़ जाते हैं। इंटेस्टाइन वॉल, एड्रिनल ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर, स्वेट ग्लैंड्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये सारे के जो फंक्शंस हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो यही सारे जो सिस्टम्स होते हैं, वो स्लो होते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जैसे आँखें हैं, तो जो पुतलियाँ होती हैं जिनको हम आई बॉल के अंदर रहती, वो फैल जाती हैं और जो अश्रु ग्रंथि होती है, उससे आँसू निकलना कम हो जाते हैं, मतलब आँख के अंदर जो एक मॉइस्चर होता है, वो कम होने लगता है। जो सलाइवरी ग्लैंड है, उसका सलाइवा गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है और लंग्स जो हैं, लंग्स की जितनी भी नलियाँ होती हैं, वो फैल जाती हैं। हार्ट में हार्ट बीट जो है, वो बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। कोरोनरीज़ जो भी आर्टरीज़ होती हैं, वो फैल जाती हैं और लीवर है, तो ये इसका जो ग्लाइकोजन यहाँ पर जो स्टोर होता है, वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होने लगता है और जिससे शरीर को वो ग्लूकोज़ ब्लड में जाता है, जो कि बॉडी को एनर्जी देता है। स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस होता है, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है, तो ये फलस्वरूप डाइजेशन को स्लो कर देता है। पैनक्रियाज से भी जो पैनक्रियाटिक और इंसुलिन्स जो होते हैं, उनके सिक्रेशन को स्लो कर देता है, जिससे बॉडी में इंसुलिन का लेवल भी लो हो जाता है। इंटेस्टाइन वॉल जो होती हैं, उनमें जो एक मोशन होता है, जिसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये जो मोशन होता है, ये क्या करता है कि खाने को आगे की तरफ बढ़ाने का काम करता है, वो कम हो जाता है, ये मोशन स्लो हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल और नार एड्रिनोलिन के हार्मोन्स जो है, वो सीक्रेट होने लगते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, वो उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो रिलैक्स्ड हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं और यूरिनेशन में भी अ, अवरोध या दिक्कत होने लगती है। स्वेट ग्लैंड बहुत एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे पसीना बढ़ने लगता है और जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, वो संकुचित हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर जिससे तेजी से बढ़ जाता है। तो इस तरह के ये सारे एक्शन होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है। अब हम देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, तब क्या-क्या होता है? तो इसके बिल्कुल अपोज़िट होगा। आइज़ में जो आपकी पुतलियाँ हैं, वो सक्रिय हो जाएँगी या संकुचित हो जाएँगी और जो उसमें मॉइस्चर है आँखों का, वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण पलकें बंद होने लगेंगी। सलाइवा जो है, वो जो बहुत कॉन्सन्ट्रेट हो गया था, वो डाइल्यूट हो जाएगा और उसका चिपचिपापन खत्म कर देगा। जो लंग्स की जितनी भी नलियाँ जो कि बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, सिकुड़ गई थी, वो नॉर्मल और रिलैक्स्ड हो जाएँगी। हार्ट बीट कम हो जाएगी और उसकी जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, वो रिलैक्स्ड हो जाएँगी। लीवर की जितनी भी ब्लड वेसल्स थी, जो कि बहुत अधिक अम, सिकुड़ गई थी, वो वापस रिलैक्स्ड हो जाएँगी और इनके जो सीक्रेशंस हैं, वो नॉर्मल हो जाएँगे। पैनक्रियाटिक डक्ट जो है, वो पैनक्रियाटिक जूस और इंसुलिन को नॉर्मल सीक्रेशन में ले आएगी। डाइजेशन जूस अ, का जो सीक्रेशन है, वो बैलेंस हो जाएगा। इंटेस्टाइन की जो मोशन स्लो हो रहा था, वो प्रॉपर नॉर्मल हो जाएगा और वो सारी जो उनकी वॉल हैं, वो रिलैक्स्ड हो जाएँगी। किडनी प्रॉपर काम करेंगी, उसका फ़िल्ट्रेशन प्रॉपर हो जाएगा, जिससे यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी
और जो ब्लैडर है उसकी जो वॉल्स हैं वो रिलैक्स्ड हो जाएंगी और जिससे यूरिनेशन प्रॉपर होने लगेगा। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो भी नॉर्मल हो जाएंगी और जितनी भी ब्लड वेसल्स बहुत सिकुड़ गई थी या सक्रिय हो गई थी, नैरो हो गई थी, वो सारी वापस रिलैक्स्ड होके अपने नॉर्मल पोजीशन में आएंगी। तो ये दोनों सिस्टम का काम ही होता है कि जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई दौड़ लगाना शुरू करता है, तो जैसे से वो दौड़ता तो देखिए उसकी हार्ट बीट बढ़ती जाएगी, हार्ट बीट बढ़ने से उसका बीपी बढ़ता जाएगा। लेकिन जब एक स्थिति आती है और उसको लगता है कि नहीं अब मुझे रुकना चाहिए, बहुत तेज हार्ट बीट हो गई और वो रुकता है, तो ऑटोमेटिक तब क्या होगा, जब तक वो दौड़ रहा था तब तक उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट था और जैसे ही वो रुका तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा कि जितनी भी ये बढ़ी हुई एक्टिविटीज हैं उन सबको नॉर्मल या बैलेंस्ड पोजीशन में लाने का काम करेगा, जिससे बीपी नॉर्मल हो जाए, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए और सारे ऑर्गन्स के जो जो चीजें भी कम या ज्यादा हुई थी उन सबको बैलेंस में कर दे। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है जो अभी हमने आंखों की बात की थी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये देखिए ये जो ब्लैक पोर्शन होता है आई बॉल का वो काफी बड़ा हो फैल जाती हैं और वहीं पर ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये जो आई बॉल होते हैं ये पुतलियां होती हैं सिकुड़ जाती हैं। अब ये जब तक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ह्यूमन बहुत काम शांत रहता है, उसके सारे सिस्टम बैलेंस पोजीशन में रहते हैं। लेकिन जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जो ह्यूमंस है वो फ्लाइट और फाइट मोड में आ जाता है, जिसको F2 या आजकल F3 भी बोलने लगे हैं, इसमें फ्रिज मोड और जोड़ दिया गया है, तो वो F2 मोड में या F3 मोड में आ जाता है। और ये जो मैकेनिज्म है ये ह्यूमन का इमरजेंसी मैकेनिज्म है जो कि उसकी बॉडी को सेफ रखता है। इस मैकेनिज्म को आप मुझे याद दिलाइएगा तो नेक्स्ट वीक में मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू समझा दूंगी तो आप लोगों को समझने में वो इजी होगा। तो इस तरह से हम ये देखें कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो वो क्रिटिकल पोजीशन में सारी एक्टिविटीज को हाई करता है जिससे कि उस परिस्थिति में ह्यूमन सरवाइव कर सके। और जब वो पोजीशन निकल जाती है और नॉन क्रिटिकल पोजीशन में एक्शन में ह्यूमन आ जाता है तो वो जितनी भी चीजों को उसने उसने रेगुलर से अपग्रेड किया था सभी को वो डाउनग्रेड करके और उसको बैलेंस पोजीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लेके आता है। ये फ्लाइट एंड फाइट मोड जो है ये मैं आपको अलग से एक स्लाइड में समझा दूंगी, इसमें शायद है नहीं। ठीक है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है ये पूरा काम करता है। लिम्बिक सिस्टम बस इतना समझ लीजिए कि ये ब्रेन का ही एक पार्ट है और उसमें लिम्बिक सिस्टम में थैलेमस, पीनल ग्लैंड्स, हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम, एमिग्डालेला, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और बेसल गैंग्लियंस ये सब मिलके एक लिम्बिक सिस्टम को बनाती हैं, लेकिन इसका इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसलिए इसे छोड़ दिया हमने। यहाँ पर सिर्फ वही है कि किस तरह से कौन कौन सी पोर्शंस इंक्रीज होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने में और वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने में किस तरह से रिलैक्स होते हैं, जिसे हमने अभी डिटेल में पढ़ लिया है। अब एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये जो एक्शन होता है ये कैसे होता है कि जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यदि हम ये एक फ्लेम है, कैंडल फ्लेम है, इसके ऊपर यदि हम उंगली को रखते हैं या हमारी उंगली अनजाने में चली जाती है तो हम तुरंत इसको उंगली को वहां से हटा लेते हैं क्योंकि ये जलन फील होती है। ये अगर रिफ्लेक्स एक्शन ना हो तो ह्यूमन बॉडी बहुत सारे जो इमरजेंसीज हैं या बहुत सारे डैमेजेस से शायद अपने आप को ना बचा पाए। और ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये पूरा जो एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और इफरेंट मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनसे ही मिलके बनता है। और ज्यादातर ये जो जैसे किसी भी
बाहर से कोई चीज स्टिमुलेट कर रही है, जैसे सपोज मच्छर बैठा, उसने काटा, तो स्पर्श, किसी तरह का पेन है, या जैसे आग के ऊपर हाथ गया तो कुछ टेम्परेचर है, तो ये अचानक जो अनजाने में आप एक रिस्पॉन्स करते हैं, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है? और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये एक्चुअली जो सोमैटिक रिफ्लेक्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें मसल्स पूरी तरह से इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए इनको सोमैटिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। और इसमें बस सिर्फ होता यही है कि एक सेंसरी न्यूरॉन होता है जो मैसेज लेके जाता है, और वहां से जो मोटर न्यूरॉन होता है वो तुरंत उस पोर्शन को, बॉडी के उस पोर्शन को हटा देता है। अब जैसे ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, तो इसमें जो रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर या इस फिंगर को हमने आग पर रखा, तो एक स्टिमुलेशन हुआ, एक टेम्परेचर फील हुआ, तो इससे वहाँ के जो नर्व्स हैं उसमें इम्पल्स होगा, और ये इम्पल्स जो है ये एफरेंट जो नर्व्स होंगे उसके थ्रू ये गैंग्लियन होते हैं स्पाइनल का नर्वस सिस्टम में, वहां तक लेके जाते हैं, और वहां से ये स्पाइनल कार्ड में जाता है, और स्पाइनल कार्ड से जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो वापस इस जगह की इफरेंट नर्व्स के सेल्स में आता है या मसल्स में आता है, और वहां से क्या होता है कि वो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देती है, जिससे आपका फिंगर जो है वो आग से दूर हो जाता है। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो काम करता है। ये सोमैटिक रिफ्लेक्स एक्शन जो भी आपको बताया कि नर्व तक जाता है, एफरेंट न्यूरॉन्स लेके जाते हैं, और इफरेंट न्यूरॉन्स वापस उस मसल्स तक उस मैसेज को लेके आते हैं। एक विसरल रिफ्लेक्स भी होता है, हाई बीपी वगैरह के लिए होता है ये। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पे ह्यूमंस का कंट्रोल नहीं होता है, जैसे मान लीजिए खांसना, छींकना, उल्टी होना, ये सारी चीजें जो होती हैं कि इन पर कंट्रोल नहीं होता है। और कुछ और ऐसी होती है, जैसे हम खाना मुंह में डालते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होने लगना, तो ये सारी जो चीजें हैं ये विसरल रिफ्लेक्स कहलाती हैं, और इसमें भी रिसेप्टर्स, एफरेंट, इफरेंट और विसरल इफेक्टर, ये सारे मिलके ही इस रिफ्लेक्स एक्शन को बनाती हैं। अब इसका अगर एक आर्क देखें तो कैसे बनेगा, कि जैसे ही सपोज ये एक कैक्टस है, हमारी फिंगर्स इसको टच हुई, तो यहाँ पर हमको दर्द की अनुभूति हुई, तो ये जो सेंसरी रिसेप्टिकल्स हैं यहाँ पर, उन्होंने इस पेन को इस वेन के थ्रू कहाँ तक पहुंचाया, रिफ्लेक्स न्यूरॉन तक, और जहां पर भी ये वर्टिब्रल कॉलम के ये पूरा एक वर्टिब्रा बनाई हुई है, वहां तक ये किससे पूछा, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ये मैसेज पहुंचा, और यहाँ से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इस हाथ के मसल्स को एक मैसेज पहुंचा, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो ये फिंगर्स यहाँ से उठ के ऊपर आ गई, ये रिस्पॉन्स हुआ। तो इस तरह से ये स्पाइनल कार्ड से ये एक्शंस होते हैं, और उन्हीं स्पाइनल कार्ड ही इन एक्शंस पर कंट्रोल करता है। तो ये रिफ्लेक्शन आर्क कहलाता है कि किस तरह से एक पूरा साइकिल बनाते हैं, वो इसका पिक्चर्स इसमें दिया है। ये आपको हमने बताया था कि ये जो नॉर्मल मेनिंजेस होते हैं, और उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या कुछ होने से यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये इन्फेक्टेड होने से यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसके कारण फीवर आता है, जिसको साधारण भाषा में मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर वायरस के कारण ये होता है। ये आपको